वेलकम टू ज्ञान दास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 22 दिसंबर 2021 के सीटेट के पेपर को, जिसमें हम सीडीपी के आज 30 क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं सीडीपी के 30 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना से है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है संवेगात्मक क्षेत्र, दूसरा है संज्ञानात्मक क्षेत्र, तीसरा है सामाजिक क्षेत्र और चौथा है शारीरिक। तो जो ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना, जो चीज़ें हैं, इनका जो संबंध है आपका, ये आपका हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र से, यानी कॉग्निटिव डोमेन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, संज्ञानात्मक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले ग्लास और बोतल पकड़ना सीख लिया। यानी कि बटन बंद करने, कलम पकड़ने से पहले क्या सीखा? बोतल पकड़ना। तो कह रहा है यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? पहला ऑप्शन है विकास एक आयामी है, दूसरा है विकास की दिशा शीर्षगामी है, तीसरा है विकास की दिशा अधोगामी है, चौथा है विकास क्रम अनिश्चित है। तो जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विकास की दिशा अधोगामी है, ऑप्शन 3, यानी कि प्रॉक्सिमो डिजिटल। प्रॉक्सिमो डिजिटल में क्या होता है? जो विकास होता है आपका वो केंद्र से परिधि की ओर होता है, आपने ये पढ़ा होगा। और शीर्षगामी में क्या होता है? शीर्षगामी में आपका जो विकास होता है वो सिर से पाँव की ओर होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा विकास की दिशा अधोगामी होती है, यानी प्रॉक्सिमो डिजिटल। तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? पहला है केवल आनुवंशिकता का, दूसरा है केवल वातावरण का, तीसरा है विद्यालय और शिक्षा का, चौथा ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। तो इसका पर राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। हमने पढ़ा है कि जो विकास होता है वो किसका परिणाम होता है? तो ये आपका जो आनुवंशिकता होती है, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच की जो क्रिया होती है ये इन पर डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा। यही 2 मेन एस्पेक्ट होते हैं, एक पे नहीं होता है, दोनों पे डिपेंड करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? तो आपको बताना है राइट आंसर। पहला है परिवार, दूसरा है आस पड़ोस, तीसरा है समकक्षी और चौथा है सरकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, सरकार। बाकी जो 3 दिए हैं, 1, 2, 3 ऑप्शन, ये आपके प्राथमिक कारक होते हैं। समकक्षी क्या होता है? तो ये आपका पीयर ग्रुप, यानी हमारे फ्रेंड होते हैं। ये जो फ्रेंड होते हैं ये हमारे जो भाई बहन रिलेटिव जो हमारे एज के होते हैं, सेम एज ग्रुप के होते हैं लगभग, तो ये हमारे समकक्षी में आते हैं, पीयर्स ग्रुप में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, सरकार। ये नहीं है प्राथमिक कारक में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग ने किस विकास का विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? तो आपने हाइंस वाली कहानी पढ़ी होगी, तो उसके लिए ये पूछ रहा है कि कोलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया। तो कोलबर्ग ने कौन सा दिया था विकास सिद्धांत? तो कोलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये आपका 9 वर्षीय लीला ने बटनों का संग्रह उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसे सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण में है? खाली जगह आपको बताना है, विकास के चरण पर है। तो ये आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन 3, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा, पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी। पहला था संवेदी चालक, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा था मूर्त और चौथा अमूर्त। तो जो तीसरा है इसके अंतर्गत ये आएगा, जो इसमें लीला जो बटनों का संग्रह इस प्रकार कर रही है, जिसमें पहले बटनों को एकत्र करती है, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित करती है, यानी उसे कैटेगराइज करती है। तो ये आपका मूर्त संक्रियात्मक हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको कहते हैं। आपको बताना है जो बच्चे होते हैं जब अपने वर्तमान स्कीमा, जो उनकी वर्तमान स्कीमा है, इसमें अपने अनुभवों को समाहित करते हैं तो क्या होता है? ये आपका कहलाता है आत्मसातीकरण, यानी कि एसिमिलेशन।
ये आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को, खाली जगह दिया है, कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों को सीखना संदर्भ में होता है। आपने लेव वाइगोस्की के बारे में पढ़ा होगा, तो उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, उनके सिद्धांत का नाम ही था लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो उसमें देखिए ऑप्शन 3 में दिया हुआ है सांस्कृतिक, तो इसमें इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 देखिए, इसमें दिया हुआ है जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है। तो क्या कर रही है, अध्यापिका विकास के निकटस्थ, देखिए यहाँ पे विकास के निकटस्थ क्षेत्र पहुँचाने के लिए सहायता करती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्कैप फोल्डिंग यानी कि पाड़। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, पाड़, जिसमें वो स्कैप फोल्डिंग के थ्रू यानी टेम्परेरी जो आपका सपोर्ट होता है वो दे रही है। तो ये ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया इसका। क्वेश्चन 10 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है एक प्रगतिशील कक्षा में, ऑप्शन है पहला शिक्षण पाठ्यपुस्तक केंद्रित होता है, दूसरा है योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, तीसरा है विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और चौथा है अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, पहला देखेंगे ऑप्शन, तो इसमें पाठ्यपुस्तक केंद्रित होता है जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा में हमेशा जो होती है वो क्या होता है, आपका छात्र केंद्रित होता है। और दूसरा जो योगात्मक परीक्षा बल दिया जाता है ये भी गलत हो जाएगा। और लास्ट में है दंड और पुरस्कार, दंड और पुरस्कार बिल्कुल हमें नहीं देने हैं छात्रों को, तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है, खाली जगह दिया हुआ है, फिर लिखा है बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो दूसरों के मनोदशा स्वभावों व आशयों को पहचानता है। तो देखिए जब हम दूसरों के मनोदशा और स्वभावों को पहचानते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अंतर्व्यक्तिक। क्या कहते हैं, अंतर्व्यक्तिक। ये आपका पहला, इसे कहते हैं इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल। ये आपका एक होता है इंटरपर्सनल। जब इंटरपर्सनल यानी कि अंतर्व्यक्तित्व होता है उसमें क्या करते हैं, दूसरों के मनोदशाओं स्वभावों आशयों को हम पहचानते हैं, तो ये इसके अंतर्गत आता है अंतर्व्यक्तित्व की। और जब हम खुद के बारे में चीज़ों को इस तरह से अपने स्वभावों मनोदशाओं के बारे में इस तरह की चीज़ें करते हैं तो ये होता है आपका इंट्रा यानी अंतराव्यक्तिक, इंट्रापर्सनल। तो दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस है शब्द में, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, तो इसको थोड़ा आपको ध्यान देना है। इंटर यानी कि दूसरे के बारे में, इंट्रा मतलब खुद के बारे में, याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 1 अंतर्व्यक्तिक यानी इंटरपर्सनल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए इसमें दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि, पहला ऑप्शन है प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चों को क्या होना चाहिए, उनकी जो स्थानीय भाषा है, घर की जो भाषा है उसमें पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है, जो हमारी मदर टंग होती है, उसमें हम सबसे अधिक सीख पाते हैं। इसलिए जो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे होते हैं उनको उनकी स्थानीय भाषाओं में सिखाया जाना चाहिए, ये सही है आपका। आगे देख लेते हैं बाकी 3। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए, गलत हो जाएगा। शिक्षकों में द्विभाषिक उपागम का प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, हतोत्साहित नहीं करना है हमें। बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को उनके घर या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है, यह क्या सूचित करता है। तो जब लड़कों को किसमें करता है, बैडमिंटन के लिए, और लड़कियों को संगीत के लिए प्राथमिकता करता है, यानी कि उनमें वो क्या करता है, जो विद्यालय है वो उनमें उसके अंदर क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता है, रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, जेंडर स्टीरियोटाइप, रूढ़िबद्धता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है, आपको बताना है। तो इसमें देखिए पहला है मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, ये सही है, यानी कि जो मूल्यांकन है उसके मापदंड के लिए
उपकरण की योजना बनाना, ये बिल्कुल सही बात है, पहला सही है। दूसरा देखिए, शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख तैयार करना, ये भी सही है। तीसरा देखिए, बच्चों का समय समय परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना, परीक्षण करना और श्रेणीबद्ध करना। बच्चों को हमें कभी भी कैटेगराइज नहीं करना है उनके परीक्षण के आधार पे कि वो कौन सा बालक तेज है, कौन सा कमज़ोर है, इसके आधार पे हमें कैटेगराइज नहीं करना होता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका तीसरा। चौथा देखिए, शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, ये भी सही है। शिक्षण जो है उसको अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, तो इसमें देखिए पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो ये करेक्ट हो जाएगा पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ये है 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? पहला है मुख्य रूप से कौशलों का परीक्षण करना, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी गलत हो जाएगा आपका। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास को अनुकूल करना, देखिए सही है आपका, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास के अनुकूल बनाना, जिससे बच्चे बेहतर सीख पाएंगे, यही आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कही गई है, तो ये आपका सही हो जाएगा। चौथा भी देख लीजिए, चौथा ऑप्शन है विद्यार्थी की वर्ष का अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ संज्ञानात्मक का ही नहीं, बाकी जो सभी एक्सपेक्ट होते हैं उनको भी ध्यान देना होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए इसमें दिया है, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है? तो ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन ये पूछा गया था पिछली बार, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RPWD एक्ट, यानी कि राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, जो कि 2016 में आया था। किसमें आया था? 2016 में। तो ये आपको याद रखना है, 2016 में ये एक्ट आया था, जो कि चूँकि इसमें हाल ही में पूछा गया है, तो हाल ही में ये जो है RPWD एक्ट 2016 का है ये। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक्ट था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इसमें देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेशन की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? पहला, शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ाना देता है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, शिक्षक कुछ जाति समूह के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखता है, ये भी गलत है, क्योंकि शिक्षक जो होता है उसको कभी किसी भी जाति समूह या बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखना होता है, सबके लिए समान भावना रहनी चाहिए। तीसरा है, शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों से अपेक्षा नहीं होती, ये भी गलत है। चौथा देखिए, शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है, ये आपका ऑप्शन जो है 4 वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। क्वेश्चन 18 देखेंगे। देखिए 18, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? पहला है, शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। दूसरा है, सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। तीसरा है, श्रवण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें वो शीघ्रता से सीखते हैं और उस जो चीज़ें वो सीखे रहते हैं वो उनके दिमाग में लंबे समय तक रहता है, तो जो पहला है वो सही हो जाएगा आपका। दूसरा देखिए, सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं और बारीकी से अवलोकन करते हैं, ये भी सही है। तीसरा देखिए, त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ये भी सही है। यानी प्रतिभाशाली छात्रों के लिए ये तीनों कथन सही है, जो कि आपका ऑप्शन 3 में देखिए दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधित से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? प्रभावशाली नहीं है पूछा इसमें। पहला देखिए, प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना और पढ़ाना। दूसरा है, 3 आयामी नक्शे और चार्ट। तीसरा है, ऐसी किताबों और बोर्डों को जिनको छुआ या महसूस किया जा सकता है। चौथा है, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। तो जो पहला ऑप्शन आप देखेंगे, प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ाना, चूँकि वो बालक जो हमारा है कैसा है, दृष्टिबाधित है, देख नहीं पाता, तो इसके लिए उसे प्रत्यक्ष यानी स्पष्ट रूप से बोलना और पढ़ाना ये सही तरीका है। दूसरा है, 3 आयामी नक्शे और चार्ट,
जो 3 डायमेंशनल चीज़ें, नक्शे हैं, चार्ट है, इन सभी के माध्यम से वो सीख सकता है, उसे टच करके। तीसरा है ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सकता है, ये भी सही है, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है तो वो छू के ही चीज़ों को महसूस कर सकता है और सीख सकता है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा सही हो गया। चौथा देखिए, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग, यानी जो दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए कह रहा है कंप्यूटर का प्रयोग। जब बालक हमारा दृष्टिबाधित है तो वो दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण को कैसे एक्सेप्ट कर पाएगा, वो तो देख ही नहीं पाएगा, तो ये इसलिए उसके लिए ये किसी काम का नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें यही पूछा है कौन सा प्रभावशाली नहीं है, तो ऑप्शन इसका जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें दिया हुआ है, शिक्षिका को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो ए है यानी अभिकथन वो सही है। दूसरा देखिए, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, ये भी सही है। तो जो पहला और ए और बी है जो दोनों सही है, और दोनों एक दूसरे को जो है, जो बी है यानी कि आर, वो ए की सही व्याख्या करता है, तो यानी इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम लोग। ये देखिए, जो विद्यार्थी नियंत्रण के बाह्य आधिकारिकता यानी बाह्य आधिकारिकता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता कारण किसे बता सकती है। तो जो बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है वो परीक्षा कारण क्या बता सकते हैं, तो पहला है योग्यता की कमी, तैयारी की कमी, त्रुटिपूर्ण दोष और बुरी किस्मत। तो ये हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर बुरी किस्मत, यानी बैड लक। कुछ लोग आपने देखा होगा वैसे होते हैं जो बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखते हैं, तो वो अपनी असफलताओं का श्रेय कहते हैं कि ये हमारा बैड लक था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो बुरी किस्मत हो जाएगा, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला है अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, सही है। जोखिम लेने में विद्यार्थियों को सहायता करने के तरीके, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब विद्यार्थी जोखिम लेंगे, असफलता से डरेंगे नहीं, तभी वो सीख पाएंगे, जो कि एक प्रगतिशील कक्षा के लिए उपयुक्त है। तीसरा देखिए, एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, ये गलत हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया है कि हमें कभी भी छात्रों को कैटेगराइज नहीं करना है उनकी क्षमता के आधार पर। चौथा है आकलन की विभिन्न विधियों के आधार पर, आकलन की विभिन्न विधियाँ, ये सही हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा इसमें सही हो जाएगा। देखिए कहाँ दिया हुआ है ये, तो ये पहला, दूसरा, चौथा किस में है, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो ये करेक्ट हो जाएगा इसका 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 देखिए, इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसमें देखिए ध्यान देना है आपको, सहगामी अधिगम युक्ति बोला है। पहला है ढालना, दूसरा है क्रमबद्धता, तीसरा है सामाजिक पृथक्करण और चौथा है पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। तो आपको बताना है राइट आंसर। तो इसमें देखिए आप, जो ऑप्शन 4 है पारस्परिक रूप से प्रश्न करना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जब हम पारस्परिक रूप से प्रश्न करते हैं तो वहाँ क्या होता है, सहगामी, क्योंकि पारस्परिक रूप में हम एक साथ 2 लोग या 2 से अधिक लोग क्या करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, यानी कि अधिगम करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सहगामी हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देखिए इसमें दिया है, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। एक है, पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद, दूसरा है रचनावाद और तीसरा है आपका स्पष्ट अनुदेशन, चौथा है सक्रिय अनुकूलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रचनावाद। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा रचनावाद, क्योंकि जो मोहन ने विद्यार्थी हैं वो आयतन समझ बनाने के लिए भिन्न धारिता के बर्तन दिए हैं और फराह ने कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने में की संभावनाओं के लिए मानस मंथन किया। इससे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव क्लास का निर्माण होगा, बच्चे रचनावादी रूप से सीख सकेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 की ओर। देखिए इसमें दिया हुआ है, ये शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ये सही है।
क्योंकि जो संवेगात्मक है, सामाजिक संवेगात्मक अवस्थाएं होती हैं, ये भी शिक्षण प्रक्रिया में का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, तो इस पे ध्यान देना चाहिए, सही हो जाएगा। दूसरा है संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, तो ये भी सही है। और जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी उसका रीजन है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पहला, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है? पहला, केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने प्रासंगिक है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के प्रासंगिक है, ये भी गलत। तीसरा है शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चों के द्वारा की गई त्रुटियाँ होती हैं उससे शिक्षण साथ साथ उनकी जो प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक होता है, तो यह सही हो जाएगा आपका। चौथा देखिए, शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये प्रासंगिक होता है। जब बच्चे शैक्षणिक कार्यों में जब बच्चा होता है उसकी जो त्रुटियाँ होती हैं तो उसको टीचर समझता है, तो शिक्षक जब वो करता है तो उनको उस चीज़ों को ध्यान देता है कि बच्चे ने यहाँ पे गलती की थी, तो हमें किस मेथड का और किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। देखिए में दिया हुआ है, निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? तो पहला है इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट है। पहला है परासंज्ञान, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा है मनन। तो जो समालोचनात्मक चिंतन होता है इसमें ये परासंज्ञान भी होता है, विश्लेषण भी आता है और मनन भी आता है, यानी ये तीनों सही है, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 1, 2, 3, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। देखिए इसमें दिया है, अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पे एक वर्ड है उकताहट। उकताहट मतलब होता है कि लड़के जो बच्चे हैं वो कैसा फील कर रहे हैं, बोर फील कर रहे हैं, उन्हें वो क्लास में उनका मन नहीं लग रहा है, अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, मतलब टीचर की बातों को सुन नहीं रहे हैं वो, यानी जब बच्चे बोर होते हैं तो उससे बोर शब्द है यहाँ पे, उसे उकताहट हिंदी में बोला गया है। तो बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं टीचर बातों को सुन नहीं रहे हैं, तो ये कह रहा है कि उस स्थिति में टीचर को क्या करना चाहिए। पहला है इन विद्यार्थियों को अनदेखी करे और उस विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप अनदेखी करेंगे तो फिर तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे जिनका ध्यान नहीं जा रहा है। इन विद्यार्थियों को दंडित करें और इसकी सूचना उनके माता पिता को दो, बिल्कुल नहीं, हमें उन्हें दंडित नहीं करना होता कभी। पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप टीचर हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे आपकी जो शिक्षण पद्धति है या फिर जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं जो आपकी शिक्षण पद्धति है या आपका पढ़ाने का जो तरीका है उन सब में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रह गई है। तो आपको क्या चाहिए कि आप उन त्रुटियों को जानें और फिर नई दूसरी पद्धति से कोशिश करें, और ताकि जो बच्चे हैं वो आपकी क्लास में अटेंशन दे पाएँ, यानी उनको उसमें इंटरेस्ट ले पाएँ उस टॉपिक में। तो ये सही हो जाएगा, पाठ्य के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके में पुनः चिंतन करें। चौथा है मान लें कि विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं है, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी जो होता है वो सुपर पावर होता है, वो कभी भी ऐसा नहीं हम कह सकते कि वो सीखने में सक्षम नहीं है, वो हमेशा सक्षम होता है। करेक्ट आंसर आपका इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? देखिए यहाँ पर किया गया है आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया है, पहला जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि ये आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन है, इंटरनल नहीं है। मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आती है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है, ये भी गलत हो जाएगा। ये भी आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन आ जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। इस पर काम करना कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि में क्या करके सीख सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर जब हमने ये बोला, टीचर जब ये बोलेगी कि इस काम पर करना कितना मज़ेदार है, यानी कि कितना इंटरेस्टिंग काम है, चलो देखते हैं करके, तो बच्चे इसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे कि यानी कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये आपका इंटरनल मोटिवेशन हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा। बाकी 4 को देख लेते हैं। वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगी, ये गलत हो जाएगा आपका। यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन 3। इस काम पर कितना मज़ेदार है, यानी बच्चों को जो आपका जो वो काम है
जो भी चीज़ें हैं उनके प्रति उनमें इंटरेस्ट, इंटरनल इंटरेस्ट लाई जाए, उस काम के प्रति रुचि ले वो, तभी वो अच्छे से कर पाएंगे उसको। वो वहीं जो है आपका आंतरिक रूप से प्रेरणा देता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सीखने की गति है पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर, बिल्कुल गलत। पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर, ये भी गलत। तीसरा है व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों पर पारस्परिक क्रिया पर, ये आपका सही हो जाएगा। जो सीखने की गति होती है वो किस पे, व्यक्तिगत और जो इन्वायरमेंट होता है यानी पर्यावरणीय जो कारक होते हैं उनकी पारस्परिक क्रिया पर निर्भर होता है। चौथा है व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में हम करेंगे बाकी के सीरीज। धन्यवाद।